नमस्कार, मी प्रियंका. शंखनाथच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपलं स्वागत आहे. गेली काही वर्ष आपण कोरोना महामारीचा सामना करतो आहोत. कोरोना महामारीने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्यात. नात्यांमधील अर्थ शिकवलं. मुख्य म्हणजे जगणं म्हणजे काय हे शिकवलं. श्वास आपण घेत असतो त्यामुळे आपल्याला त्याची किंमत नसते, पण आज आपल्याला प्राणवायूंची किंमत कळली आहे. त्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवणे गरजेचं आहे. आपली आजची चर्चा पर्यावरणाशी संबंधित आहे. आज आपल्या सोबत आहेत पर्यावरणाचे अभ्यासक, ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन आणि पर्यावरण कार्यकर्ते संस्थापक कौस्तुभ चॅटर्जी सर. ग्रीन व्हिजीलची स्थापना 2010 मध्ये झाली. गेल्या 13 वर्षात ग्रीन व्हिजीलने 500हून अधिक मोहिमा राबवल्या आहेत. कौस्तुभ चॅटर्जी सर हे नागपुरातील स्वच्छ भारत अभियानाचे ब्रँड एम्बेसिडर आहेत. ग्रीन व्हिजील टीमने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत अनेक मोहिमा राबवलेल्या आहेत, ज्यामध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, नागपूरचे ब्लॅक स्पॉट साफ करणे, जनसंपर्क अभियान, जनजागृती, कंपोस्ट खताची माहिती देणे या प्रमुख गोष्टी आहेत. ग्रीन व्हिजील गेल्या 13 वर्षापासून अवैध वृक्षतोडी विरोधात लढा देत आहे. आतापर्यंत सुमारे 1000 झाडे बेकायदेशीर कापण्यापासून वाचवण्यात आली आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण शिक्षणाचा प्रसार, वृक्षतोड मोहीम, पर्यावरणाच्या विविध विषयांवर पथनाट्ये. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन ही अनुदानित स्वयंसेवी संस्था आहे. म्हणजे गेल्या 13 वर्षापासून ग्रीन व्हिजीलने कोणाकडूनही अनुदान किंवा निधी घेतलेला नाही. ग्रीन व्हिजील स्वतःच्या पैशाने सर्व आहे. चला तर मग आजच्या चर्चेला आपण सुरुवात करूयात. सर, आपका मैं शंखनाथ प्रस्तुत विशेष मुलाकात में तहे दिल से स्वागत करती हूँ. नमस्कार. सर, हमें बताइए कि ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन के बारे में आप बताइए और वो किस रूप से कार्य करती है जी, और उसकी स्थापना कब हुई. देखिए, ऐसा है कि अगर हम ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन की बात करें तो जब मैं कॉलेज में था, हाँ, तो मैं बंगाली हूँ. तो हमारे एक बंगाली सिंगर है, हाँ, नचिकेता चक्रवर्ती करके, वो लाइफ ओरिएंटेड गाना गाते हैं और उसमें उन्होंने बहुत सारे किरदारों का निर्माण किया है. तो उसमें एक किरदार था अनिर्बान. अनिर्बान बहुत सारे डिग्रियां लेने के बाद पैसे कमाना छोड़कर लोगों की जिंदगी बदलने के लिए निकल गया, डाउन ट्रॉडन के लिए काम करने के लिए निकल गया और कभी वापस नहीं आया. तो ये जो किरदार था अनिर्बान, ये मुझे कॉलेज डेज में बहुत हिट करता था. और फिर पर्यावरण में एमएससी करने के बाद एक आम आदमी की तरह नौकरी पानी में लग गए, पर वो अनिर्बान दिमाग में बैठा था. हाँ. तो फिर वही लगा कि जब अनिर्बान पूरे देश के लिए, समाज के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम पर्यावरण के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते. और यही हमारा सोचना था कि 2010 में, हाँ, मैं और हमारे कुछ स्टूडेंट्स मिल के आपस में हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हमने ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन दिया. और उसके बाद करीब पिछले 13 साल से हम पर्यावरण के फील्ड में काम कर रहे हैं जी. और अगर हम हमारे कैंपेन की बात करें, हाँ, तो जैसे कैंपेन तो बहुत है, मतलब 500 से ज़्यादा हमने अभी तक कैंपेन किए हैं. मुख्य रूप से अगर हम बताएं तो हम जैसे गणपति विसर्जन, देवी, हाँ, विसर्जन में, हाँ, आप ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन के सदस्यों को पिछले 13 साल से पूरे 11 दिन, हाँ, गणपति विसर्जन की फाइनल डे में नहीं, 11 दिन आप हमें फुटाला लेक के एयरफोर्स साइड में पाएंगे. और हमारा वही सतत प्रयास रहा है कि लोगों को ये बताएं कि आपके पीओपी की मूर्ति का विसर्जन, हाँ, आप कृत्रिम तालाब में करें, हाँ, और आपके निर्माल्य हमें दे दें. तो देखिए, जब हम 2010 में पहली बार ये शुरू किए थे तो लोग तो हमें मूर्ति देना तो दूर की बात है, निर्माल्य भी नहीं देते थे. और लोगों में उस समय व्यवस्था जो है वो आस्था के सामने बहुत कमजोर पड़ता था. ये एक प्रयास है नागपुर महानगर पालिका का, हाँ, नागपुर की जनता का, बाकी एनजीओ का, हमारा, कि आज हम देख रहे हैं कि 2022 में, हाँ, एक भी मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ. आप पीओपी की मूर्ति, या पीओपी की मूर्ति तो आप छोड़ दीजिए, मिट्टी की मूर्तियों का भी विसर्जन नहीं हुआ. और इसके लिए साधुवाद देना चाहिए नागपुर की जनता का, जिनको ये, जो ये समझे और माने, हाँ,
कि आज जो नागपुर के लेक्स है, जो तालाब है, ये नैसर्गिक संपदा है, हमें इसे खराब नहीं करना है। और बड़े मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए लोग खुशी खुशी 12-14 किलोमीटर दूर चले गए कोराडी रोड पे। ये सिर्फ नागपुर में मैंने देखा है, पूरे भारतवर्ष में इतना ज्यादा सहयोग आम आदमी का नागपुर के सिवा कोई शहर में मैंने नहीं देखा है। प्रशासन का धन्यवाद, हाँ। आम जनता का धन्यवाद। दूसरा हमारा एक मुख्य कैंपेन है, हाँ। जो हमने 2014 से शुरू किया था। तत्कालीन महापौर थे माननीय अनिल जी सोले, वो पर्यावरण के प्रति बहुत सजग थे, वो आज भी हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोच लाई कि अर्थ आवर पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसमें मार्च के आखिरी सैटरडे को पूरे विश्व में रात को 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि हम ऊर्जा बचत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो माननीय अनिल जी सोले सर का कहना था, जब हमने चर्चा करी, कि ये एक दिन साल में करके कुछ मतलब नहीं आएगा, हमें ये लोगों तक बार बार पहुंचाना पड़ेगा। तो ये निर्णय लिया गया कि पूर्णिमा के दिन, जब चांद की रोशनी थोड़ी ज्यादा रहती है, उस समय ये हम मनाएंगे पूर्णिमा दिवस कैंपेन, जिसके अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका एक चौक चुनती है और उस चौक को चुनने के बाद वहां के लाइट्स डिम करते हैं और ग्रीन विजिल फाउंडेशन के लोग हर घर घर जाकर, दुकानों में जाकर, फुट फेरी वालों से, आम जनता से यही चर्चा करते हैं कि 1 घंटा 8 से 9 आप आपके अनावश्यक बिजली उपकरण जो है उससे आप थोड़ा बंद कर दें और सपोर्ट करें इस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है, जो पूरा विश्व लड़ रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इसको सपोर्ट करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014 से लेके अभी तक करीब 2,50,000 यूनिट की बचत हुई है। और देखिए, 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए करीब 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अर्थात नागपुर शहर ने 2,50,000 केजीज कार्बन को उत्सर्जन करने से रोका है। 2014 से ये मुहिम चालू किया गया है, जबकि पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर पूरे विश्व ने 2015 से शुरू होकर 16 में किया है, जिसके तहत 193 देशों ने ये हस्ताक्षर किया है कि हम पृथ्वी का टेम्परेचर जो पिछले 100 साल में 1.1 डिग्री बढ़ गया है, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री के ऊपर ना जाए और एटलीस्ट 2 डिग्री के ऊपर ना जाए। और इस पे सारा ने साइन किया है, भारतवर्ष ने भी साइन किया है और बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश अभी तक नाकाफी है। बट वो अलग है, वो विश्व पैमाने की बात है, हम नागपुर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आज लोग पर्यावरण के प्रति सजग हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हैं, और अगर पर्यावरण बिगड़ेगा तो इसके इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में लोग जानते हैं। और मुझे बाकी शहरों के बारे में तो उतनी जानकारी नहीं है, पर मेरा शहर नागपुर पर्यावरण संरक्षण के साथ खड़ा है, ये हमें दिख रहा है। सर, आपके फाउंडेशन में कितने लोग जुड़े थे? देखिए, हमारे फाउंडेशन में हमारे करीब अराउंड समझ लीजिए 50 मेंबर्स हैं। और कुछ हमारी एक कोर टीम है, जो कोर टीम सारी निर्णय लेती है कि कौन सा कैंपेन करना, कब करना है, जिसमें हमारी टीम लीड है सुरभि जायसवाल, जो करीब 12 सालों से हमारे साथ है, मतलब हमारी कप्तान है। हमारे उप कप्तान डेप्यूटी टीम लीड है मेहुल कोसूरकर, ये दोनों, सुरभि और मेहुल एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है, सुरभि तो एमटेक कर रही है एनवायरमेंट में। डॉक्टर शीतल चौधरी है डेप्यूटी टीम लीड, जो बॉटनी में डॉक्टरेट है। इसके सिवा हमारे साथ विष्णुदेव यादव है, जो इंजीनियर है। ये हमारी कोर टीम है। इसके सिवा हमारे टोटल 50 मेंबर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन विजिल की बुनियाद 2 चीजों पर टिकी है मैडम। पहली बात, हम टेक्निकल हैं, हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर एमएससी। हम पर्यावरण की बात करते हैं और हम पर्यावरण में एमएससी हैं, डॉक्टरेट है। और दूसरी बात, ग्रीन विजिल एक जुनून से चलता है। इतने लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं 13 सालों से, किसी ने एक पैसे भी नहीं लिया, एक जुनून से काम कर रहे हैं।
और यही कारण है कि आज तक 13 सालों से हम ग्रीन विजिल को खुद के पैसे से चला पाए हैं। अच्छी बात है। अगर कोई काम करना हो, किसी की शुरुआत करनी हो, तो जुनून तो होना ही चाहिए। जुनून ही है, बस हाँ। वही है। सर, आपके अनुसार पर्यावरण का क्या महत्व है और देश के नागरिक उसको जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, बहुत कुछ है। पर्यावरण ही तो सब कुछ है। मतलब हम यहाँ बैठे हैं, ये भी पर्यावरण है। आज पर्यावरण में तो सब आ गया ना। हमने देखा कि कोविड के समय में एक छोटे से वायरस ने हमें घर के अंदर में बंदी बना दिया। प्रॉब्लम क्या है कि आज जो मनुष्य प्रजाति है, हाँ। हम अपने आप को सृष्टि के रचयिता समझ बैठे हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज कर रहे हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम इस इकोसिस्टम के एक छोटी सी कड़ी है बस, जो हमें कोविड-19 में हमें दर्शा दिया गया। हमारी औकात क्या है दिखा दिया गया, घर के अंदर बंद हो गए। तो आज भी हमें समझना पड़ेगा कि पर्यावरण रहेगा तो जिंदगी रहेगी। तो सिर्फ मनुष्य प्रजाति नहीं, करोड़ों प्रजाति जो आज विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड में, वो रहेंगे। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आज आप देखिए, हम जो जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, इससे पर्यावरण का महत्व आपको समझ में आएगा। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन होने से क्या होने वाला है कि समुद्र की सतह जो है वो ऊपर आ रही है। और समुद्र की सतह ऊपर आने से ऐसा माना जा रहा है कि जो देश, जो शहर समुद्र के तट पे हैं, हाँ। वो आने वाले दिनों में वो आधे समुद्र के अंदर हो जाएंगे। और आज आप देखिए कि फूलों के खिलने का समय बदल गया है। बिल्कुल। पक्षियों के प्रजनन का समय बदल गया है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लगी है। जहां सूखा पड़ता था वहां बारिश हो रही है। और जहां पे बहुत बारिश होती थी वहां बारिश कम हो रही है। हाँ। कहीं भी बर्फ गिर रहे हैं। तो प्रकृति जो है वो अब जवाब दे रही है कि बहुत हो गया, हमने बहुत आपको सह लिया, अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। आज आप देखिए कि एक चक्रवाती तूफान जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। समुद्र के ऊपर से उठने वाला चक्रवाती तूफान, आज से आप 20 साल 30 साल पहले बताइए, इतना तूफान आते नहीं थे। तो ये जो सब कुछ जो हो रहा है, ये पूरा संतुलन बिगड़ गया। आज यहां भूस्खलन हो रहा है, आज केदारनाथ का हादसा हो गया, जोशीमठ में क्या हो रहा है, घरों में दरारें आ रही हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। सर, आपको मैं बताइए कि पर्यावरण संबंधी अनेक संस्थाएं काम कर रही है, तो ये पैसे कमाने का भी जरिया बन सकती है, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए, हर चीज में दो पहलू होते हैं मैडम। मैं समझ रहा हूं आप कहना ये चाह रहे हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए पर्यावरण के प्रति काम करना चाहते हैं, प्रसिद्धि के लिए चाहते हैं। कुछ हद तक आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम कि पर्यावरण आज हॉट टॉपिक है। और हॉट टॉपिक होने के नाते आपको बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल सकती है। और हमारे देश में एक शोकांतिका है, वो ये है कि आप अगर खड़े होकर कुछ अच्छी बात बोलोगे तो लोग आपको प्रसिद्धि उतनी नहीं मिलेगी। मगर द मोमेंट आप खड़े होकर सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे और बोलोगे सरकार गलत है, तो आपको बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिलेगी। ये बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि आज पर्यावरण के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं खुल रही हैं, बहुत सारे लोग अचानक पर्यावरणविद बन जा रहे हैं और बहुत सारे कमेंट करते हैं। वो मोस्ट ऑफ देम आर एंटी सरकार और बहुत जल्दी वो उनको प्रसिद्धि मिलती है। और ऑफ कोर्स जो पैसा कमाने का जरिया है वो तो बिल्कुल है, क्योंकि जो विदेशी संस्थाएं हैं वो जो डोनेशन देते हैं वो उसी मुद्दे पे डोनेशन देना चाहते हैं जो ज्वलंत है। और आज अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो पर्यावरण सबसे ज्वलंत मसला है। तो इसलिए जो फॉरेन फंडिंग है वो पर्यावरण में सबसे ज्यादा आएगा। CSR फंडिंग जो है वो पर्यावरण में सबसे ज्यादा आएगा। और ये तो है कि जब फंडिंग ज्यादा है तो हम भी बन जाते पर्यावरण भी, उसमें क्या है। सर, बताइए कि प्लास्टिक बैन कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? बहुत जरूरी है मैडम।
प्लास्टिक बैन, क्योंकि देखिए मैं पहले आपको बताना चाहता हूं प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अर्थात जो प्लास्टिक है वो सदियों तक उसी रूप में पड़ा रहता है, उसे बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ। दूसरा, ये जो हमारी प्लास्टिक की पन्नियां हैं, ये पन्नियां हम तो ऐसे फेंक देते हैं, ये जाके हमारी जो सीवरेज सिस्टम है उसको चोक कर देता है, और जब बारिश होती है पानी हमारे नालों से निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो पन्नी चिपकी हुई है जी। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, माइक्रो प्लास्टिक भारी मात्रा में समुद्र में भी पहुंच चुका है, जिसके कारण जो समुद्री जीव है, जो समुद्र का इकोसिस्टम है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और हम जैसे देखते हैं कि प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो इसमें से बहुत खतरनाक केमिकल जो है, उसमें से तो जो कुछ टॉक्सिन्स है वो जो है कुछ तो कैंसर कॉजिंग है, वो वातावरण में फैलता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम गौ माता को खाना खिलाते हैं पुण्य कमाने के लिए, और हम यही प्लास्टिक के पन्नी में गौ माता को खाना देते हैं। उन्हें नहीं समझता है कि क्या प्लास्टिक है और क्या खाना है, वो प्लास्टिक समेत वो खा जाती है, और जो आगे चल के उनका सेहत बुरी तरह से बिगड़ता है। तो ये प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक मैंने एक कहानी में सुना था, मैंने हमारे पुराणों में है, ये जो भस्मासुर करके एक थे कि उनको भगवान ने वरदान दिया कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, फिर वो भगवान के पीछे ही भागे सर पे हाथ रखने के लिए। तो प्लास्टिक हमने हमारे सहूलियत के लिए बनाया था, पर धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए, और प्लास्टिक जिस तरह से हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में घुस गया कि अब उससे छुटकारा पाना, इस भस्मासुर से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। हमने ये भी सुना है कि नीदरलैंड में लोगों के ब्लड सैंपल में भी प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो बुरी तरह से पूरे इकोसिस्टम में फैल गया है, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया है। मगर देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि बोलना बहुत आसान है कि प्लास्टिक बैन कर दो। प्रॉब्लम क्या, चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें मार्केट में प्लास्टिक के कमर्शियल वैल्यू के मुताबिक कोई ऑल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं कि पन्नी यूज मत करो, तो कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बैग यूज करेंगे। मेरे ख्याल से वो बेवकूफी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा पेपर यूज करोगे उतना ज्यादा पेड़ काटोगे। तो पेपर तो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हुआ नहीं। अब बात आती है बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक, वो प्लास्टिक, वो बैग जो बायो कंपोस्ट हो जाएंगे। अब आप जरा सोचिए कि प्लास्टिक कौन दे रहा है? प्लास्टिक दे रहा रास्ते में खड़े होके आम बेचने वाला पंचायती लाल। पंचायती लाल ने 100 रुपए का आम दिया, वो पन्नी की कीमत उसको 25 पैसे गिरा। अब अगर वो कपड़े का बैग लेगा, बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक का बैग लेगा, तो उसका कीमत उसको 5 से 7 रुपए गिरेगा। वो जिंदगी में नहीं लेगा। अगर उसको फाइन करने के लिए लोग आएंगे तो वो 4-5 रखेगा, दिखा देगा। तो हमें प्लास्टिक की कीमत का, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाने वाला ऑल्टरनेटिव मार्केट में लाना पड़ेगा जी। जब तक हम वो नहीं लाएंगे तब तक लोगों को आप प्लास्टिक के यूज से रोक नहीं सकते। बुद्धिजीवियों को आप रोक सकते हैं, पर जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब आज क्या कमाएंगे कल क्या खाएंगे इसका कोई आता पता नहीं है, उनको ये ज्ञान देना कि प्लास्टिक बहुत खतरनाक है। पहले ऑल्टरनेटिव दो यार जी, ऑल्टरनेटिव देंगे तभी ये हो पाएगा। इसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जी। और दूसरा, भारत विकासशील देश है, हम विकसित नहीं है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो जितना आसान लगता है बोलना कि भाई प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, प्रैक्टिकली चैलेंजेस बहुत है। बट एक बात अच्छी है कि, और उसमें भी देखिए हमको ना टप्पे टप्पे पे जाना चाहिए कि आज ही अगर मैं बोलेंगे कि प्लास्टिक बोतल बैन, पानी का बोतल होगा बैन भाई थोड़ा बाद में, पहले सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करो। सिंगल यूज मतलब जो एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं, हमें उसको बैन करना चाहिए। और
आपको मैं क्या बताऊं कि हम प्लास्टिक बैन पे चर्चा करने गए, काफी ज्ञानी व्यक्ति बैठे, चिंतन मंथन प्लास्टिक बैन पे, और सबको मिनरल वाटर के छोटे छोटे बॉटल दे दिए गए पानी पीने के लिए, प्लास्टिक के। हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम अर्थ आवर का कैंपेन मना रहे हैं। अर्थ आवर, बिजली हमको 1 घंटे के लिए ऑफ करिए, ये करिए, और हमने एलसीडी के बड़े बड़े स्क्रीन लगा दिए देखने के लिए कि हमारा कैंपेन कितना अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हो यार? हम प्लास्टिक बैन के सपोर्ट के लिए साइन करना है, इतना बड़ा हमने एक फ्लेक्स लगा दिया प्लास्टिक का, और उस पे साइन कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक बंदी के पक्ष में है, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। पहले सोच समझना पड़ेगा जी, ये तो सही बात है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और यहां पे आता है एनवायरमेंट, एक साइंस है। एनवायरमेंट को पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट साइंस को समझना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं। और यही ग्रीन विजिल की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास अब टेक्निकल लोग हैं। सही बात आहे, कारण आजकाल पानांच्या पातवाडी आणि डोप्यांची जागा ही प्लास्टिकच्या पातवाडी आणि प्लास्टिकच्या ग्लासने घेतलेली आहे। की जल संरक्षण की कौन-कौन सी विधि है? नहीं, देखिए, जल संरक्षण की विधि कुछ नहीं, ये तो आदमी की सोच है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आज वेरी अनफॉर्चुनेट है कि आज ही मैं सवेरे पेपर में पढ़ रहा था कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, बड़ा अच्छा है, कि नागपुर के करीब 50% जो कुएं हैं, वो बंद है और उसमें कचरा डाला जा रहा है, प्लास्टिक डाला जा रहा है। तो ये हमारे जल कुएं जो हैं, आज कुएं बंद क्यों हो गए? क्योंकि देखिए, अब जल स्रोत की बात करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहर चकाचक होना चाहिए, हमारे घर के सामने सीमेंट रोड होना चाहिए एकदम, हमें कीचड़ नहीं चाहिए, प्लेग्राउंड खत्म होते जा रहा है, कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है, तो पानी अंदर कैसे जाएगा? जो भूजल है वो दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है। इसका एक और कारण, नागपुर शहर वर्टिकली बढ़ रहा है, वर्टिकली। आज देखिए, एक जगह समझ लीजिए, उस छोटे से जगह में एक बंगलो है, वहां पे 10 लोग रह रहे हैं, पर इंसान को समझ लीजिए 120 लीटर पानी दिया जा रहा है, 10 लोगों को पानी मिल रहा है। एक छोटा सा कुआं है, उसमें से उनका काम चल रहा है, बाकी तो NMC से पानी आ रहा है। अब नागपुर शहर की जो आज जो चल रहा है, विकास हो रहा है, सभी शहरों में हो रहा है। अब वो घर को तोड़ दिया जाएगा, वहां पे एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा जो 10 माले का होगा, हर माले में 4 फ्लैट्स होंगे, हर फ्लैट में समझ लीजिए 5 लोग रहेंगे, तो एक फ्लैट में 20 लोग हो गए, 10 माले का 200 लोग हो गए। अब उतनू से जगह में जहां पे पहले 10 लोग रहते थे, वहां 200 लोग रहने लगे। अब वो कुआं काम का नहीं है, अब हम बोरिंग करेंगे, हम और नीचे जाएंगे, वहां से पानी खींचेंगे, कल हमारे बाजू में एक और मल्टी स्टोरेज खड़ा हो जाएगा, फिर वो उतना नीचे बोरिंग करेगा, देखेगा पानी नहीं है, वो और नीचे जाएगा। तो इस तरह से हम जरूरत से ज्यादा पानी खींचते जा रहे हैं, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो धीरे 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 नीचे जा रहा है, और ऊपर में हम कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं, बारिश का पानी को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हम पानी को कैसे बचाएंगे? तो भूजल इस तरह से नीचे जा रहा है। अब हम आ जाते हैं कि जो सरफेस वाटर है, अब बड़ा दुख होता है जब हम इस सरफेस वाटर की बात करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे नागपुर की जनता जानती है कि हमारी जो 3 नदियां हैं, नाग नदी, पीली नदी, पोहरा नदी, इसमें अनफॉर्चुनेटली शहर का सीवेज छोड़ के और कुछ नहीं बह रहा है, जल स्रोत है नहीं हमारे पास। तो नाग नदी रिजुविनेशन प्रोग्राम्स हो रही है, बातें हो रही है। सरकार ने रिसेंटली 2000 करोड़ का एक सैंक्शन दिया है, जिसमें केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेंगे, राज्य सरकार करेंगे, NMC करेंगे, एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग के लिए जीका, वो आए, वो देखे, ऐसे बहुत सारे भी नीदरलैंड के उच्च अधिकारी आके गए। बट क्या है कि
सबसे पहले आपको जल स्रोत लाना पड़ेगा। जी। नदी में पानी बहेगा और गंदा पानी आके उसको प्रदूषित करेगा, ये हमारी सोच है। पर हमारे शहर में तीनों नदी में गंदा पानी बह रहा है, पानी का स्रोत है ही नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे लेक्स है। हाँ। आप बताइए, कोई भी लेक में मतलब डुबकी नहीं लगा सकते आप, इतना गंदा पानी है। नहीं। पीना तो दूर की बात है। जी। तो अब वही है कि हम खुद ही इसको गंदा कर रहे हैं। आज सिस्टम में भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम गांधी सागर को ले लीजिए, गांधी सागर की हम गहराई को बढ़ा रहे हैं। हमने पूरे गांधी सागर के पानी को निकाल दिया, फिर हम गहराई करने गए, हम उसको गहराई को बढ़ा रहे थे, हम लेट हो गए, बारिश आ गई, फिर से पानी बढ़ गया, फिर हम पानी निकालेंगे, फिर हम गहराई करेंगे। हाँ। तो ये जो अप्रोचेस है, जो प्लानिंग है, ये फेल हो रहे हैं। हम हर साल सोने गांव की गहराई बढ़ाते, हर साल सोने गांव सूख जाता है। तो ये सब थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से करना पड़ेगा। हाँ। और एक बात जो फुटाला में अच्छी बात हुई है कि हाँ। हम बोल रहे हैं कि फुटाला में म्यूजिकल फाउंटेन लगा, बहुत अच्छा हो गया। उसमें एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि जो फव्वारे लगते हैं, हाँ। वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है पानी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अच्छा। वो पानी को खींचता है, हवा में उछालता है। हाँ। और वहां से ऑक्सीजन लेके पानी में जाता है। तो हमारे जितने भी लेक्स हैं, कोई भी लेक में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं है। जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन से अंदर जाएगा, उतना ही है। तो ये जो फव्वारे हैं, ये लगने हमारे लेक्स में बहुत जरूरी है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफर बढ़ेगा। क्योंकि नॉर्मली एक लेक में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो चाहिए होता है, वो करीब करीब 6 मिलीग्राम प्रति लीटर की जरूरत होती है एक अच्छे लेक में, स्वस्थ लेक में। पर हमारे लेक में वैसे ही 3.5-4.5 मिलीग्राम रहता है। तो अगर हम ऐसे फव्वारे लगा पाएंगे तो वो ऑक्सीजन ट्रांसफर बहुत ज्यादा कर पाएगा। ओके। सर, आपके अनुसार सतत विकास की अवधारणा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो। जब दोनों एक साथ हाथ पे हाथ धर के चलेंगे तो उसे हम सतत विकास, शाश्वत विकास बोलेंगे। ओके। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, कदम तो सरकार उठा चुकी है, उसमें अमल करने की बात है। आज क्या नहीं है, आज हमारे पास वायु एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, हर चीज के लिए कानून है जी। अब वो कानून को इम्प्लीमेंट करना है। आज हमारे ट्री एक्ट जो है, वो अब अभी हाल ही में जो पिछले जो सरकार थे, उन्होंने काफी अच्छे रूप से उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया था। पहले था कि भाई आप एक पेड़ काटेंगे तो आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब ये ऐसा हो गया है कि आप जो पेड़ को काट रहे हैं, उस पेड़ की उम्र जितनी है उतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। हाँ। पहले आप छोटे मोटे बड़े पेड़ काटते थे और छोटे मोटे पौधे लगा के निकल लेते थे, अभी नहीं हो पाएगा। अभी आपको 6 से 8 फीट के पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो कानून तो है, सतत विकास है। हाँ। कि आपको पेड़ काटना है, आप एप्लीकेशन करिए महानगर पालिका में, वो लोग जाएंगे, देखेंगे। अगर जेन्युइन है कि हाँ भाई जरूरी है आपका पेड़ काटना, वो आपको परमिशन देंगे। उसके बदले में आप इतने पेड़ लगाइए, इतने पैसे डिपॉजिट करिए, आपके पेड़ बड़े हो जाएंगे, उनको दिखाइए, पैसे वापस ले लीजिए। सिस्टम तो बिल्कुल सही है, पर हो नहीं रहा। हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो रहे हैं। जी। तो हर लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे, लोकल लेवल पे, हमें इम्प्लीमेंटेशन पे हमें गौर करना। हाँ, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। वो जरूरी है। सर, बताइए कि आपको लगता है कि पर्यावरण ज्यादा पॉलिटिकल होता जा रहा है? अच्छा सवाल है। चाहता नहीं हूं, पर होता तो जा रहा है। आज एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण, इसको काफी हद तक पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरे देश में हो रहा है कि जैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई सत्ता पक्ष रहेगा, कोई विपक्ष रहेगा। जी।
मैं कोई कलर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सत्ता पक्ष, आज सत्ता पक्ष अगर कोई चीज प्रपोज करता है कि यहाँ पे मैं रिफाइनरी खड़ा करूंगा, यहाँ मैं थर्मल पावर प्लांट बनाऊंगा, यहाँ मैं ऑटोमोबाइल का कुछ बनाऊंगा, तो एक मुद्दा रिसेंटली ये जो उभर के आ रहा है अभी कि नहीं 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 नहीं, विपक्ष का नहीं 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 नहीं, ये नहीं हम आने देंगे क्योंकि इसके लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा। हाँ। तो अचानक पेड़ों के प्रति एक अदम्य प्यार लोगों में उभर के आया है। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्यों हुआ है, मैं आपको वो बताता हूं कि पिछले 20 साल में हमें ये बताया गया कि पर्यावरण मतलब सिर्फ पेड़ लगाओ, और आज भी भारतवर्ष के आधी जनता को यही लगता है कि पर्यावरण मतलब पेड़ लगाओ और कचरा साफ करो। स्वच्छ भारत हो गया, पर्यावरण हो गया, बात खत्म। तो ये जो पर्यावरण का हम पेड़ नहीं काटने देंगे, तो इससे क्या होगा, ये एक मुद्दा बनेगा और फिर एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है कि देखो ये पर्यावरण के लिए इतना सोच रहे हैं और सरकार देखो बिल्कुल नहीं सोच रही है, तो पेड़ काटने की बात कर रही है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को मुद्दा तो बनाया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बिडेन साहब का एक मुद्दा था कि अगर मैं राष्ट्रपति चुन के आता हूं तो अमेरिका, जो ट्रंप साहब के समय पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए, हम वापस पेरिस एग्रीमेंट में जाएंगे। अब आप सोचिए कि विश्व के सबसे प्रगतिशील देश के राष्ट्रपति चुनाव का एक मुद्दा यह है कि अमेरिका फिर से वापस पेरिस एग्रीमेंट में जाए। और उन्होंने किया भी, चुन के आने के बाद वो तुरंत पेरिस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए कि अमेरिका भी सतत प्रयास करेगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ चुका है, इसको 1.5 या मैक्सिमम 2 डिग्री तक रोका जाए। पहले भी अमेरिका ने साइन किया था, मगर ट्रंप साहब बाहर आ गए थे क्योंकि उनको इकोनॉमी की ज्यादा चिंता थी। तो ये जो है ना एनवायरनमेंट, आज ये पूरे विश्व में पॉलिटिकल बन गया है और हमारे देश में भी बन गया है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में आज पर्यावरण अनफॉर्चुनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण सभी का विषय है। ओके सर, पर्यावरण जागरूकता पर काम करते हुए आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए एक शब्द में बोला जाए तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 13 सालों में, हम तो 13 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं, तो बदलाव की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। अनुभव कुछ अच्छे रहे, कुछ बुरे रहे। जब हम स्टार्टिंग में काम करते थे तो लोग हमें मतलब अरे यार ये क्या यार पर्यावरण की बात करते रहता है, ऐसा था। और जब एनवायरमेंटल साइंस सबसे पहले नागपुर में पढ़ाया जाने लगा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एमएससी किया हूँ, बीएससी भी वहीं से किया है। मैंने दाखिला लिया था 1988 में बीएससी में, तो एनवायरमेंट साइंस के हम सेकेंड बैच थे, तो लोगों को वो पता ही नहीं था कि ये एक स्ट्रीम भी है। तो पर मैं एनवायरनमेंट पढ़ना चाहता था, पर जब मैं उस पर दाखिला लिया तो मेरे पिताजी के काफ़ी दोस्तों ने पिताजी से कहा भी, ये क्या करा रहे हो यार, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये पढ़ के क्या होने वाला है। बट वही है, बदलाव धीरे धीरे होता गया। अनुभव बुरे भी रहे, अच्छे भी रहे। जब कुछ लोग हमें बताते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि हमारे काम की दशा और दिशा दोनों सही है, क्योंकि आज हमें 66 लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये अच्छा अनुभव है। जब मैं देखता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी, सुरभि जायसवाल, मेहुल कोसुरकर, शीतल चौधरी, ये सब लोग आज पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। बट कुछ बुरे अनुभव भी हैं। लोगों ने धुतकारा है, मुंह पे दरवाजा बंद किया है। प्लास्टिक के बारे में बोलने जाओ या पर्यावरण के बारे में बोलने जाओ, मतलब जैसे हम पैसे मांगने आए हैं, भैया घर दरवाजा बंद करके हकाल दो। गार्ड को बुला के हम हकाले गए हैं कि भाई इनको निकालो बाहर, कौन लोग आ गए। तो ऐसा है,
बट एट द एंड ऑफ द डे ना तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे शहर के लिए कर रहा हूँ और आने वाले प्रजन्म के लिए कर रहा हूँ कि वो जब धरती पे आए तो उन्हें एक ऐसा शहर मिले जहाँ पानी स्वच्छ है, सांस वो ले सके, बस वही है। सर आप बताइए कि हम जब पर्यावरण की बात करते हैं जी। तो पर्यावरण का समतोल हम एक बात है और दूसरी बात शहर की ग्रोथ है। बराबर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पर्यावरण या फिर शहर की ग्रोथ? मैं दोनों कहना चाहूंगा। आपका प्रश्न बहुत सही है कि अगर हम पर्यावरण की ही बात करेंगे तो शहर का ग्रोथ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हाँ। ये 17 इसके डिफाइन किया गया, 17 अलग अलग पार्ट्स है जो यूनाइटेड नेशन ने किया है। देखिए, अब बात को समझनी पड़ेगी कि उसमें पर्यावरण एक पार्ट है, बाकी भी बहुत पार्ट है। आज अगर कोई एक ऐसा जगह है जहां पे लोगों को के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको जल शुद्धिकरण प्रकल्प बनाना पड़ेगा, पाइपलाइन आपको डालना पड़ेगा लोगों के घर तक। उसके लिए अगर पेड़ कटेंगे तो आपको काटने देना पड़ेगा। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए अगर पेड़ कट रहे हैं तो आपको वो काटने देना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल भी उतनी जरूरी है जी। जितना हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि आज अगर हम सिर्फ पर्यावरण को ही बचाएंगे तो हम आदिम युग में चले जाएंगे, पत्थर से पत्थर लगा के बिजली आग लगाएंगे। और अगर हम बिल्कुल विकास की तरफ भागेंगे तो वो विकास किस काम का जहां पे हम रह ही नहीं पाएंगे। जी। तो हमें एक गोल्डन मीन लेना पड़ेगा जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। बोलना आसान है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आज समझ लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उनको मालूम है कि हमारा नया यूनिट फलाने जगह पे आने वाला है। अब कोई भी यूनिट, कोई भी इंडस्ट्री एक्चुअली आने के पहले करीब 5 साल पहले वो ड्राइंग बोर्ड पे आ जाता है। तो जब कंपनी को पता है कि ये मेरा यूनिट है जो मेरा आने वाला है नागपुर शहर में फलाने जगह पे, तो ऑफ कोर्स जनाब आपने साइट विजिट तो किया ही होगा। तो आपको पता है कि साइट विजिट करने के बाद वहां पे कितने पेड़ हैं। आपने भले काउंटिंग नहीं किया, अंदाजा तो है 1000 है, 2000 है, 3000 है, और आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप वो पेड़ काटोगे। तो आज ही अगर आप जो ट्री एक्ट बोलता है उसके हिसाब से अगर आप कंपेंसेटरी प्लांटेशन कर देते हो और उसका ख्याल रखते हो, तो 5 साल बाद जब आपको वो पेड़ काटने की नौबत आएगी, उस समय आपके पास शहर में एक दूसरा एरिया ग्रीन हो चुका होगा जो आपने 5 साल पहले प्लांटेशन किया है। यहां पे हम चूक रहे हैं। ये कंपेंसेटरी प्लांटेशन कोई नहीं कर रहा है। हम कब कर रहे हैं? जब पेड़ काटने की बारी आती है। तो ऑब्वियसली लोग इसका ऑब्जेक्शन लेंगे कि भैया आप इतने पेड़ काट रहे हो यार हमारे शहर के। हाँ, मैं कर दूंगा प्लांटेशन, पहले क्यों नहीं किया? तो ये चक्रव्यूह में पूरा मसला फंस जाता है। पर्यावरण के लोग उसे करने नहीं देंगे और इंडस्ट्री बोलेगी हमको विकास करना, हमें करने दो। जो ऑब्जेक्शन लेंगे, कुछ मीडिया इसके बारे में छापेंगे, कुछ उसके बारे में छापेंगे, आम जनता कंफ्यूज हो जाएगी, कभी इधर पे जाके लगेगी, कभी उधर पे लगेगी। ना शहर को कुछ, शहर को भी जरूरत है प्रगति का। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, आना पड़ेगा, शहर का विकास चाहिए, पर पर्यावरण को क्षति पहुंचा के नहीं। तो आप अगर पहले से प्रिकॉशन ले लें तो आप शहर के पर्यावरण को मेंटेन करते हुए भी आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट की हम बात करते हैं, मुद्दा बड़ा साफ है कि हमें बिजली चाहिए, इसके लिए थर्मल पावर प्लांट तो हमको लगेगा। मगर मुद्दा ये है कि नागपुर को जितने पावर की जरूरत है उतना तो है। अब अगर आप नागपुर या एकदम आसपास के लोगों को पावर देने के लिए थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो भाई ठीक है। अगर आप यहां थर्मल पावर प्लांट बना के वेस्टर्न महाराष्ट्र में वो पावर को ले जा रहे हैं तो मुद्दा है। क्यों भाई? प्रदूषण की मार हम झेल रहे हैं, आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में लेके जा रहे हो, आपको ले जाने में ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, क्यों यहां कर रहे हो भाई? तो ये सब मुद्दे, प्लानिंग, अगेन
जहां पावर की जरूरत है, जहां आपको लगता है कि यहां पे मेरा पावर सप्लाई करना है, आप वहां पे बनाइए थर्मल पावर प्लांट। अगर आपको मालूम है कि मेरी इंडस्ट्री आएगी, मैं 1000 पेड़ काटूंगा तो पहले 10,000 लगा दो ना भाई जी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये शाश्वत विकास है, ये हम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज मुद्दे पे मुद्दा बनते जा रहा है, मामला जुडिशरी में जा रहा है, एजिटेशन हो रहा है, और सब कुछ मिला के कुछ भी नहीं हो रहा है जी। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सिंपल है कि सरकार अपना काम कर रही है, पर हमें आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे भाई हम तो अकेले, भाई हम क्या करें, हम तो एक व्यक्ति विशेष है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे सिंपल, अगर आप जल संरक्षण की बात करें तो आपके घरों में कोई बहता हुआ नल है क्या, उसे ठीक कराइए। अड़ोस पड़ोस में कोई बहता हुआ कॉमन टैप है क्या, उसको ठीक कराइए। आप जितना कम हो सके इलेक्ट्रॉनिक या बिजली के उपकरणों का यूज करिए। रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाइए, सोलार पे शिफ्ट होइए जहां तक हो सकता है। एक कमरे में बैठे हैं, 3 लाइटें जल रही है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो 2 बंद कर दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं। इसके सिवा आप घर में अगर कंपोस्टिंग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं कर सकते, कम से कम गीला और सूखा कचरे को अलग करके तो दीजिए। तो हर आदमी ऐसा बहुत कुछ कर सकता है। और देखिए, मेरा ये मानना है ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब जो आप ज्ञान देते हैं ना, वो आप खुद के लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करिए जी। बहुत आश्चर्य होता हूं मैं जब देखता हूं कि एक चमचमाती गाड़ी से एक व्यक्ति, इतने बड़े गाड़ी में एसी ऑन करके एक व्यक्ति आया, बहुत महंगे कपड़े पहन के उतर के पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को संबोधित कर रहा है। उस व्यक्ति ने ना तो कारपूल किया, वो अकेला आया। हाँ। वो दूसरों के साथ आ सकता था, नहीं। कपड़े, अब कपड़े के साथ पर्यावरण का क्या संबंध? संबंध ये है, सिर्फ कपड़े नहीं, हर चीज हम तक पहुंचने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेस का यूज हो रहा है। एनर्जी लग रहा है, पानी लग रहा है। आज अगर हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ शौक पालने के लिए हम वो चीज को खरीद लेते हैं। हम ये नहीं, हमें जरूरत नहीं थी उसकी, फिर भी हमने खरीद लिया। हमारे पास दो जोड़े जूते हैं, अच्छे हैं, एक कॉर्पोरेट शू है, एक स्पोर्ट्स शू है, फिर भी हम तीसरा जूता खरीदते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे कितना रिसोर्सेस, एनवायरमेंट कितना खर्चा हो गया। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातें समझे, और देखिए बोलना बहुत आसान है, आप बोलोगे कि ज्ञान की बातें हैं, आप मुझे कभी भी यही कपड़े में देखोगे, ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट, इसके सिवा आप मुझे कोई कपड़े में नहीं देखोगे। ठंड के दिनों में एक जैकेट पहन लेते हैं बस, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि हर आदमी अपने लेवल से शुरुआत कर सकता है जी। पर हम वो नहीं करते। हम कारपूल भी नहीं करते हैं। हमारा ईगो आ जाता है, समझे ना, ईगो, कि अरे लोग क्या बोलेंगे यार, हम छोटी गाड़ी पे घूम रहे हैं यार, लोग क्या बोलेंगे हमको यार। शर्मा जी बड़ी गाड़ी ले लिए यार, वर्मा जी बड़ी गाड़ी ले ली, हम छोटी गाड़ी पे घूम रहे हैं। हम भी बड़ी गाड़ी ले लेते, हमें जरूरत नहीं थी पर हमने ले लिया। तो हमने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट करना है ना, वो नहीं किया। ये मुद्दा है। सर, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। पर्यावरणाचा समतोल राखणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे। कर्तृत्वाच्या पावलांनी सरांनी यशाची शिखरे गाठली व अपयशाला रोज हिरवत ते यशाला जिंकत गेले। आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूयात पुढच्या सत्रात एका नवीन तज्ञांसोबत। तोवर बघत राहा शंखनाद, आवाज सत्याचा। नमस्कार।